सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अगर मैं आप सबको पूछूं कि टिश्यूज क्या होता है तो आप क्या जवाब दोगे उसका। चलिए मैं और बेसिक से शुरू कर। एक बात याद रखिएगा कि टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, और बहुत ही बेसिक टॉपिक भी है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अगर टिश्यू आपका क्लियर नहीं होगा तो आगे आने वाले जो भी सब्जेक्ट जो भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे वो उतने ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टॉपिक है टिश्यू, चाहे वो प्लांट टिश्यूज हो चाहे वो एनिमल टिश्यूज, क्योंकि आगे चल के आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स भी पढ़नी है और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स भी पढ़नी है। अब वो आगे आने वाले क्लासेस में आपको फिर एनिमल सिस्टम के बारे में भी टिश्यू के बारे में पढ़ना है। ओके, तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें कि सेल क्या है, सेल एक छोटी क्लास का बच्चा भी जवाब दे देगा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सबसे छोटी यूनिट लाइफ के कुछ है तो वो सेल है, चाहे वो छोटे से छोटा अमीबा हो चाहे बड़े से बड़ा एलिफेंट हो, हर एक चीज हमेशा सेल से मिलकर बनती है। ये सारी चीजें हम सब जानते हैं। लेकिन टिश्यू क्या है, जब बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आके कंबाइन होते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो हम उन्हें टिश्यूज बोलते हैं। अगर हम प्लांट में बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यूज। ओके, आगे से ये भी डिवाइड हो गए, उनकी भी डीप स्टडी हम करेंगे। अभी बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम एनिमल में बात करें तो 4-5 तरह के टिश्यूज होते हैं। अभी इस वीडियो में मैं उसको टच नहीं करूंगा, अब आगे आने वाले वीडियो में उसको बताऊंगा आपको फिर एनिमल टिश्यूज के बारे में। लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो एनिमल टिश्यूज एपिथेलियल टिश्यूज हैं, नर्वस टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यूज हैं। ये तीन बेसिक मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए। लेकिन टिश्यू कुछ ना कुछ काम कुछ ना कुछ काम करता हो। अगर हम एनिमल में हम अपने ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए बात कभी पढ़िए ना तो हमेशा उसको अपने से रिलेट करके पढ़िए, हमेशा नेचर से रिलेट करके पढ़िए। अगर आप नेचर से रिलेट नहीं कर पाएंगे, अपने आप खुद से रिलेट नहीं कर पाएंगे तो बायो आपको कभी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि बायो क्या है, नेचर ही तो है जो हमारे आसपास हो रहा है, चाहे वो हमें नेकेड आई से दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन वो तो हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में ही हो रहा है ना, नेचर में हो रहा है। ओके, अगर हम अपने ऊपर एग्जाम्पल लें टिश्यूज का तो एक प्रोमिनेंट बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है एपिथेलियल टिश्यू जो हमारे स्किन है। इसका कुछ ना कुछ फंक्शन आप सभी जानते हैं। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, हमें इंजरी से बचाता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जितने भी बाहर से पैथोजन बैक्टीरिया आते हैं उनसे सबसे पहले हमें रोकता, हमें कौन बचाता है, हमारी स्किन बचाती है। उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, फिर उसको बॉडी के अंदर आता है। लेकिन बॉडी के बाहर के हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो हमें बचाता है बाहरी किसी भी तरह की बीमारी से या बैक्टीरिया पैथोजन वायरस किसी भी चीज से। ओके, और एपिथेलियल टिश्यू हमेशा आपके इन्वायरमेंट के सराउंडिंग, आपके इन्वायरमेंट के टच में रहता है और उसी के हिसाब से वो रिएक्ट भी करता है। ओके, तो हम आज के टॉपिक शुरू करते हैं। अगर हम सबसे छोटे से शुरू करते हैं, सबसे पहले आता है सेल। सेल के बाद अगर बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने कुछ वर्क परफॉर्म किया तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। अगर कोई आपके टिश्यू की डेफिनेशन पूछे तो आप आराम से बता सकते हो, इट इज अ एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स व्हिच परफॉर्म सम स्पेसिफिक वर्क। ओके, जब टिश्यू के बारे में, टिश्यू जो बहुत सारे टिश्यू कंबाइन हो जाएंगे तो उनका तब वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनिमल में बात करें, हमारे अंदर बात करें, होमो सेपियंस की बात करें तो बहुत सारे हार्ट है, आईज है, ब्रेन है, लंग्स है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, इसोफेगस है, नाक, हमारी टंग है, हर एक ऑर्गन आपका एग्जाम्पल है इस चीज का। जब बहुत सारे ऑर्गन आए कंबाइन हो क्या बनाएगा, तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंटेस्टाइन, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, अगर उसको हम स्टडी करेंगे तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन भी आगे चल के डिवाइड होती है फर्दर डिविजन्स में। ओके, चाहे वो जेजुनम, ड्यूडेनम, इलियम, वो अलग अलग टॉपिक है उसका। जब एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद हमेशा एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि हम लोग हैं। ओके, चलिए आज फिलहाल हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में बात करते हैं।
प्लांट में आपको हमेशा चीजें फिंगर टिप पे याद करनी है। बायो हमेशा फिंगर टिप पे याद करी जाती है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। ओके चलते हैं। अगर हम प्लांट टिश्यूज की बात करें तो उसमें बेसिकली दो तरह के टिश्यूज होते हैं। पहले इस वीडियो में पहले ही बताया, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यूज। आज हम इस वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? बेसिकली एवर डिवाइडिंग, जो हमेशा कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करे। प्लांट की ग्रोथ का मेन रोल किसका होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का होता है। इसके बगैर अगर ये टिश्यू प्लांट में नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, चाहे वो शूट की हो, चाहे वो रूट की हो, चाहे वो प्लांट हाइट में बढ़े, चाहे वो गर्थ में बढ़े, लेकिन उसकी डिवीजन नहीं होगी। अगर डिवीजन नहीं होगा तो उसकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी और उसका ग्रोथ भी नहीं होगी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है प्लांट की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए। ओके, अब ये बेसिक है एकदम। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आपको दो चीजें मेन पढ़नी है, एक उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर और दूसरे उसके टाइप्स, जो कि तीन तरह के होते हैं, वो हम आगे के पार्ट में देखेंगे। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो ये कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करता है। सेल हैव अ प्राइमरी सेल वॉल, इसके पास प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है। लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। साइटोप्लाज्म डेंस होता है। अब साइटोप्लाज्म डेंस होने से मतलब क्या हुआ? उसके पास फर्दर नरिशमेंट लेने के लिए प्रॉपर मटेरियल है, उसके पास साइटोप्लाज्म है, अब वो आगे ग्रो करके फॉर्मेशन नया आने वाले सेल का फॉर्म कर सकता है। एक बार याद रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही आगे चल के परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं जब वो डिवाइड होते रहते हैं। तो जैसे एक सेल है हमारे लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, ये डिवाइड होके दो टिश्यू बनाएगा, फिर ये दो डिवाइड होके चार टिश्यूज बनाएंगे, चार टिश्यूज फिर डिवाइड होके 8 टिश्यूज का फॉर्मेशन करेगा। तो धीमे धीमे हो क्या रहा है, ये जो पुराना वाला टिश्यू है ना, वो किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता जा रहा है। धीमे धीमे इसका डिवीजन पावर भी बढ़ता जाएगा और ये एवर डिवाइडिंग होता है हमेशा के लिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है प्लांट में या सेल में, कोई दिक्कत नहीं है तो वो एवर डिवाइडिंग, वो हमेशा डिवाइड होता रहेगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका? कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करता है। इसका सेल के पास प्राइमरी सेल वॉल होती है, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होती है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, वैक्यूल्स आर नॉर्मली एब्सेंट। अब ये इसका एक फीचर है। आपके प्लांट और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? वैक्यूल्स का होता है ना। वैक्यूल्स हमेशा प्लांट सेल में होंगे, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, साइटोस्केलेटन इसका एब्सेंट होता है। साइटोस्केलेटन मतलब क्या होता है? जैसे हमारा स्केलेटन है, हमारे पास बोन्स हैं, कार्टिलेज, तो सेल के पास भी उसका एक साइटोस्केलेटन होता है जो उसे एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। यहाँ पे वो चीज नहीं है, इसका कोई प्रॉपर क्यूबॉइडल बोलते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इसका ऐसा नहीं है कि क्यूबॉइडल ही होगा, वो किसी भी शेप में हो सकता है। ज्यादातर ये सेल स्मॉल होते हैं, साइटोस्केलेटन एब्सेंट होते हैं, और ये ऐसा पैकिंग काम भी करता है क्योंकि इसके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं बिल्कुल भी। सेल्स आर टाइटली पैक्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के नोट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करना, प्राइमरी सेल वॉल होना, साइटोस्केलेटन का एब्सेंट होना, वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट होना, वैक्यूल्स आर नॉर्मली एब्सेंट, और सेल्स हैव अ टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये तो होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब अगर हम बात करें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप कितने होते हैं या वो प्लांट में प्रेजेंट कहाँ होता है, तो उसके लिए हमें प्लांट का आप एक बार इमेजिन करिए कि पौधा आपके सामने है, उसके पास क्या क्या चीजें होती है? उसके पास बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक जमीन के अंदर, एक जमीन के ऊपर। जमीन के अंदर वाले हिस्से को हम रूट कहते हैं और जमीन के ऊपर वाले हिस्से को हम शूट कहते हैं। अब प्लांट की ग्रोथ हमेशा किधर से होती है? अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमेशा कैसे होगी? जो जमीन के ऊपर वाला हिस्सा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी रहेगा हमेशा, और जो रूट वाला हिस्सा है वो इन मेजॉरिटी, ज्यादातर वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी जाएगा। ऐसी रूट्स भी होती है जो अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करती है, वो हम आगे देखेंगे जब मैं आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बताऊंगा। ओके, रूट्स तो हम समझते हैं, रूट्स ज्यादातर टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करेंगे। ओके, अब ग्रो करने के लिए मैंने बताया कि उस डिवीजन की जरूरत होगी, तो डिवीजन कौन प्रोवाइड करेगा? उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करेगा तो रूट के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी होना चाहिए, और अगर हम शूट की बात करें तो उसके पास भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होना चाहिए, क्योंकि उसे अपनी गर्थ बढ़ानी है और अपनी हाइट बढ़ानी है, अपनी लीफ का स्ट्रक्चर बढ़ाना है। तो प्लांट में बेसिकली तीन जगह पे याद करिए फिंगर टिप्स पे, तीन जगह पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे इंग्लिश में लोग एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, और इंग्लिश में एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बायोलॉजी बेसिकली शब्दों का ही एक सब्जेक्ट है, तो अच्छा होगा कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको क्या सही तरीके से कैसे प्रोनाउंस करते हैं बहुत जरूरी होता है। तो अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं कि एपाइकल को एपिकल बोलते हैं, नहीं, सही क्या है, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा होता है इंटरगैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि नोड्स के पास से निकलता है, और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये चीज याद करिए, एपाइकल, इंटरगैलरी और लेटरल, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरगैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसमें कुछ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और कुछ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी से यहाँ पे मतलब क्या हुआ, यहाँ मतलब ये हुआ कि जब प्लांट शुरुआत में आपने देखा होगा कि जब ग्रो करना स्टार्ट करता है तो उसकी गर्थ में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। पहले प्लांट एक सर्टेन हाइट अटेन करता है, उसके बाद वो चौड़ा होना या उसकी गर्थ होना या उसके शूट का इनलार्ज होना शुरू होता है। उस फेज को जब वो एक प्रॉपर हाइट अटेन कर चुका है, उसके बाद जब वो उसका शूट गर्थ बढ़ना शुरू करे उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। ओके, फर्स्ट क्या हो गया आपका एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये मैंने डायग्राम बनाया है एक रूट टिप का। ओके, रूट टिप का डायग्राम है। इसमें अगर हम देखें तो ये आपको क्या दिख रहा है, जो रेड कलर से है, जो ये रेड कलर से ये क्या है, रूट कैप है। अब रूट कैप, अगर यहाँ पे बात करते हैं, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, अगर हम रूट कैप की बात करें, रूट कैप का काम क्या होता है, जो भी ग्रोइंग रूट है उसको प्रोटेक्शन देना, ताकि जो भी रूट की टिप है वो इंजरी ना हो जाए वहां पे। अगर वहां पे इंजरी हो गई टिप पे एकदम, तो ग्रोथ होगी नहीं होगी। इसलिए रूट कैप का काम क्या होगा, हमेशा उसको रूट टिप को प्रोटेक्शन देने का काम होगा, इंजरी से बचाने का काम होगा। अब यहाँ पे पूरे में सेल्स होंगे, यहाँ पे सेल्स होंगे, यहाँ पे सेल्स होंगे, लेकिन एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे होगा, हमेशा रूट के टिप पे होगा, रूट के टिप पे होगा, ताकि वहां से उसकी ग्रोथ बढ़ सके, वहां से उसकी रूट की लेंथ बढ़ सके। हम ये जानते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स में आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं, उनके अक्सर में देखो कई किलोमीटर तक उनकी रूट्स फैली होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, बहुत दूर दूर तक फैली होती है उनकी जड़, कई किलोमीटर तक, इन सर्च ऑफ वाटर। तो कैसे बढ़ जाते हैं, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही बढ़ पाते हैं। अगर ये नहीं होता तो उनका इलॉन्गेशन कभी भी नहीं होता, और वो कभी भी वाटर नहीं मिलता उनको और उनकी डेथ हो जाती है। रूट टिप पे कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। अब आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने ये एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाया तो है ये कॉर्नर पे, लेकिन मैंने बीच में एक स्पेस छोड़ दिया है। यहाँ पे अलग तरह के सेल्स होते हैं, यहाँ पे अलग तरह के सेल्स होते हैं जिसे हम क्वेश्चन जोन भी बोलते हैं। अब इसको अगर हम अलग करके देखें तो एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, लगातार रूट टिप की इलोंगेट करना, लगातार उसकी ग्रोथ बढ़ाते रहना। वो होता भी रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जोन का जो एकदम सेंटर में प्रेजेंट है, ये नॉन डिवाइडिंग होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। ये कैसे होते हैं, ये हमेशा कैसे होंगे, ये हमेशा कैसे होंगे, नॉन डिवाइडेड होंगे। ये कभी डिवाइड नहीं करेंगे, ये सिर्फ वहां पे पड़े रहेंगे, उनका कुछ काम नहीं है। लेकिन जब कभी
इन द आवर ऑफ नीड, जब कभी भी इनको जरूरत पड़ेगी, एपिकल मेरिस्टेम कहीं कमजोर पड़ रहे होंगे या उनको जरूरत होगी, तो ये क्वेश्चन जोन के जो सेल्स हैं, जो उनके टिश्यूज हैं, वो डिवाइड होना शुरू कर देंगे और वो भी किस काम में लग जाएंगे, रूट के टिप के इलॉन्गेशन में। ओके, पहला हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर हम दूसरी बात करें, जिसकी हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो उसके लिए हम एक शूट के क्वेश्चन कर लेते हैं जो अब बेसिकली बात कर रही है। मैंने यहाँ पे एक शूट टिप बनाई है जिसमें बहुत ज्यादा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरे थोड़े से बना के रखे हुए हैं। इसे हम थोड़ा टाइम बाद वो और बड़ा होगा, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होंगे और धीमे धीमे कुछ सेल्स उसके जो होंगे, कुछ टिश्यू जो होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, वो परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कि बीच में ही होंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा नहीं है कि वो लाइन से सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही फॉर्मेशन होता जाएगा, नहीं, बीच बीच में परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन भी होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिवाइड होंगे, पुराना वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू में। तो यहाँ पे वही हुआ है ना, कुछ सेल्स जो डिवाइड हो गए, जो सेल्स यहाँ के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फॉर्मेशन में इन द फॉर्म ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो यहाँ पे किस तरह वर्क कर रहे हैं, परमानेंट टिश्यू के फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो डिवाइड हो गए, पुराने हो चुके हैं, पुराने हो जाएंगे तो परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन। और फिर बीच में और फिर बीच में कुछ हिस्सों में क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, तो धीमे धीमे क्या होगा, जो साइड के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो शूट के साइड के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वहां से लीफ निकलने लगेगी। वहां अगर वो मोनोकॉट है तो वहां से लीफ निकलेंगी, डाइकॉट है तो बड फॉर्मेशन भी हो सकता है या वहां से भी लीफ निकलेंगी। तो यहाँ से जो साइड के एकदम किनारे के, जहां से लीफ, आपने ऐसा देखा होगा कि जब एक हम डंडी लेते हैं या टेंशन लेते हैं तो उसके नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, एक गैप होता है यहाँ पे, जैसे हम एक इसका सीधा एग्जांपल आप ले सकते हैं बैम्बू। एक बैम्बू अगर आप सीधा से लेंगे, बल्ली से बोलते हैं सर, तो उसके बीच बीच में ये गांठें होती हैं, ये बीच बीच में क्या होती है, वहां पे गांठें होती हैं, इन्हें हम बड्स भी बोलते हैं इनको। ये नोड्स हो जाते हैं और बीच का डिस्टेंस क्या बोल देते हैं, हम इसे इंटर नोड्स बोलते हैं, ये बोलते हैं नोड्स, और जो बीच में ये गैप है इसे क्या बोलते हैं, इंटर नोड्स। अब कोई जरूरी तो है नहीं कि हमेशा इतना ही गैप हो, धीमे धीमे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है, धीमे धीमे जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा तो उसका ये गैप भी बढ़ता जाएगा ना। तो ये नोड्स और इंटर नोड्स में डिफरेंस है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। धीमे धीमे ये इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिल बढ़ेगा। जहां पे जो साइड में प्रेजेंट है टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शूट के साइड में जहां से लीफ निकल रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हमेशा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए, अभी तक दो तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दोनों के दोनों प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जो कि प्लांट के इनिशियल स्टेज से ही वर्क करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रूट का इनोवेशन भी होना है और लीफ भी निकलनी है, बड का फॉर्मेशन भी होना है, तो ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। थर्ड, जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन्हें बोला जाता है, जिसे हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, जो कि यहाँ पे निकलता है, ये हमने बताया है, जो कि आगे चल के हेल्प करते हैं प्लांट को गर्थ में फॉर्मेशन करने का, जो गर्थ में उसका इंक्रीज होता है, ये इसका फॉर्मेशन करते हैं। आगे चल के यही मेरिस्टेमेटिक लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर पिक और अलग अलग प्लांट के पार्ट्स होते हैं जब उनका फॉर्मेशन करते हैं। आगे चल के मैं आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का पूरी डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, अगर अभी बता दिया तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में दो चीजें याद रखनी है हमेशा, पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर और दूसरा उसके टाइप्स। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें, कुछ रिविजन कर लेते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, तो वो हमारे पास 5 6 4 5 ऐसे ही हैं। पहला कि वो स्पॉन्जियोलस से डिवाइड करते हैं, दूसरा उनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, तीसरा उनके पास प्राइमरी सेल वॉल होती है,
तो चौथा उनके पास साइटोप्लाज्म बहुत ही सारा डेड साइटोप्लाज्म होता है उनके नरिशमेंट के लिए। पांचवा उनका वैक्यूल्स नॉर्मली एब्सेंट होता है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट के पास हमेशा वैक्यूल, क्योंकि प्लांट के पास हमेशा वैक्यूल होगा। उनके पास साइटोस्केलेटन नहीं होता और सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब अगर हम मेरिस्टेम टिश्यू के टाइप्स की बात करें तो तीन तरह के होते हैं, एपार्शियल मेरिस्टेम टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू और तीसरा लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू। मैंने तीनों कहां पे प्रेजेंट है वो आपको बता दिया। एपार्शियल मेरिस्टेम टिश्यू कहां पे होगा, रूट टिप पे होगा, उसके नीचे रूट कैप होगा। रूट कैप को कैलेक्ट्रोजन भी बोलते हैं, याद रखिए इस चीज को, रूट कैप को कैलेक्ट्रोजन भी बोलते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है रूट कैप। बीच में उसका ट्यूशन जोन होगा जो कि नॉट डिवाइड होगा, लेकिन जब उसका जरूरत पड़ेगी तो वो डिवाइड होना भी शुरू कर देगा। शूट टिप की अगर हम बात करें तो अगर हम बात कर रहे हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू कहां होते हैं, तो शूट के साइड में होते हैं जहां से लीफ का फॉर्मेशन होता है। फिर अगर हम तीसरी बात करें लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू की, तो सेकेंड स्टेज में आते हैं, इसे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू बोलते हैं, जो प्लांट के गर्थ में उसका इंक्रीज करते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस, होप यू लर्न।